हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ नसीम अंसारी और आप मुझे देख रहे हैं एनएसएल साइंस चैनल पे। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण के अंदर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। किसके अंदर? गोलीय दर्पण के अंदर। गोलीय दर्पण में जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है सिंपली। कौन कौन? तो एक कॉनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, वो हम लेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर, यानी कि अवतल दर्पण के अंदर। देखिए, ये जो हमारा रिलेशन होता है कॉनकेव मिरर के अंदर, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F=R/2। किसके अंदर हम लेने वाले हैं? तो इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। आइए इस चीज को सिद्ध करते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। या इसी चीज को आप कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक फिगर ड्रॉ करना होगा, चित्र ड्रॉ करना होगा। आइए उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, जिसका हमने उभरा हुआ पार्ट क्या कर दिया? कलई कर दिया। पहले सिल्वर्ड किया, फिर कलई कर दिया। इसके सरफेस का जो मिड पॉइंट है वो P होता है, जिससे होकर हम मुख्य अक्ष की रेखा गुजारते हैं। ये हमारा पोल हो गया। अब ये जो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है अवतल दर्पण, तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। इसका सेंटर होगा जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोनों के मिड पॉइंट पर क्या होता है? इसका फोकस। अब हम क्या करते हैं? इस दर्पण का एक नाम दे देते हैं M और M'। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार देते हैं। मुख्य अक्ष को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं X' से। अब आइए एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं। ये किरण हमारी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। ये हमारा फोकस से होके गुजरेगी, परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। अब हम इस किरण का नाम देते हैं A, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मान लेते हैं जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है, पॉइंट B। अब हम सिंपली क्या करते हैं? C को B से मिला देते हैं, C को B से मिला देते हैं। अब आप ध्यान दें, ध्यान देने वाली बात ये हो गई कि अगर आप देख रहे हैं तो AB जो है वो आपतित किरण है, और FB जो है या BF जो है वो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों के बीच में ये लंब के जैसा कार्य कर रहा है, मतलब कि यह अभिलंब हुआ। तो आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये होगा आपतन कोण, यानी कि I। और ये जो परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है वो होता है परावर्तन कोण, यानी कि R। आइए सबसे पहले अब इसकी रचना देख लेते हैं कि रचना कैसे लिखेंगे, कैसे रचना को हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से, लिखते कैसे है रचना। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक अवतल दर्पण लिया। तो रचना में आप लिखेंगे, माना कि M', इसको M' कर देते हैं, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है, जिससे होके मुख्य अक्ष की रेखा गुजरती है। मुख्य अक्ष को हमने रिप्रेजेंट किया है X' से, जिस पर C और F को दर्शाया। अब AB किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अब ध्यान दें, अब C को B से मिलाया जो अभिलंब का कार्य करता है। आइए अब इसके प्रमाण में चलते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। तो आप देखें, सबसे पहले आप रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग? परावर्तन के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं ABC, ये वाला जो एंगल होगा कोण ABC इक्वल होगा कोण CBF के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? तो परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी कि कोण I बराबर कोण R लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। दूसरा, अब बेसिक सा मैथ हम लगाते हैं यहाँ पे। ध्यान दें आप, कौन सा बेसिक सा मैथ? अगर आप देख रहे हैं तो जो ये AB किरण है वो मुख्य अक्ष, यानी कि ये जो PC है इसके समानांतर है। यहाँ देखें, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट इसका B है।
और इसके समानांतर जस्ट ये मुख्य अक्ष है, यानी कि यहाँ C है और यहाँ P है। अब C को किससे मिलाया गया है? B से मिलाया गया है। ऐसे थोड़ा सा इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा इसको इधर, तो आप ध्यान दें कि ये दो समानांतर रेखाओं को ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि यह एक तिर्यक छेदी रेखा होगी। और जब तिर्यक रेखा होगी तो तिर्यक रेखा में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। तो हमें उतने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक ही चीज की आवश्यकता है, अंतः एकांतर कोण की। तो एकांतर कोण कौन है? ये वाला जो एंगल है, यानी कि यहां आप देख रहे हैं जो कोण आई है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अंतः एकांतर कोण से ये भी आई होगा। यानी कि ये जो कोण C जो बन रहा है इधर वाला, ये BCF इसके इक्वल हो जाएगा ये आई एकांतर कोण से। तो क्या हम लिख सकते हैं? लिखें आप, चूंकि AB समानांतर PC, तो CB एक तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा होगी। और जब यह तिर्यक रेखा होगी तो एकांतर कोण जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC इक्वल कोण BCF, किससे? अंतः एकांतर कोण से। अब ध्यान दें, अंतः एकांतर कोण से, कोण I बराबर ये वाला कोण C, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा? I के इक्वल हो जाएगा अंतः एकांतर कोण से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दें, समीकरण 1 और 2 को अगर हम कंपेयर कर दें तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसमें भी ABC कोण है और इसमें भी कोण ABC ही है, दोनों ये इक्वल है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ही जाएंगे? तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं? ये ABC CBF के बराबर है और ABC BCF के बराबर है, तो CBF BCF के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों ABC ही है। तो लिख सकते हैं कोण CBF इक्वल कोण BCF। ध्यान दें, अब देखें यहाँ पे कोण CBF यानी कि R वाला कोण, ये वाला कोण BCF यानी कि जो I वाला कोण एकांतर कोण से भी बराबर हुआ है, ये वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। आप देखिए यहाँ पे क्या CBF एक त्रिभुज नहीं बन रहा है? बन रहा है। अगर तो इस त्रिभुज के दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए। और जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? हाँ, ठीक सोच रहे हैं आप, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो चूंकि CBF एक त्रिभुज है जिसकी दो कोण आपस में बराबर हैं, अतः त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आज जब समद्विबाहु का मतलब दो बाह यानी कि दो भुजा समान हो, जिसकी दो भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा समान होती है। तो इसकी कौन कौन सी दो भुजा ले लेते हैं? एक BF को ले लेते हैं और एक CF को ले लेते हैं। इसलिए लिख सकते हैं हम BF इजकल टू CF। दो भुजाएं आपस में इसकी इक्वल हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की। अब देखिए, अगर हम क्या करें, दर्पण के द्वारक यानी कि जो इसका एपर्चर है, जहां से रियल टाइम क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है, उसको मान ले कि अगर यह बहुत छोटा हो जाए, अत्यंत छोटा हो जाए, मतलब कि दर्पण ही छोटा हो जाए, पूरा का पूरा जो द्वारक है इसका छोटा हो जाए। माना कि दर्पण का द्वारक
अत्यंत छोटा हो तो बिंदु B P के अत्यंत निकट होगा। बिंदु B जो होगा, अगर ये एपर्चर को, मिरर के एपर्चर को बिल्कुल छोटा कर दिया, द्वारक, द्वारक किसे कहते हैं, ये हम पीछे आपको बता चुके हैं कि द्वारक क्या होता है। मतलब जो दर्पण की कुल चौड़ाई है जिससे प्रकाश का प्रवर्तन हो सकता है, वही दर्पण का द्वारक है। अगर इसकी चौड़ाई को ही हम छोटा कर दें, तो जैसे जैसे दर्पण को हम छोटा करते आएंगे तो ये बिंदु B जो होगा वो P के धीरे धीरे समीप आता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो ये बिंदु B होगा वो P के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और जब ओवरलैप कर जाएगा तो B इक्वल क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, जब अत्यंत छोटा होगा तो B इक्वल टू P। हम इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब चलिए B बराबर क्या हो गया, P। तो यहाँ अगर B आपको दिख रहा है तो इस समीकरण 3 में B के जगह P का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि B बराबर क्या हो गया, P। तो समीकरण 3 में B के स्थान पर P प्रयोग करने पर करें तो BF बराबर क्या लिखा गया है, CF, यानी कि B के जगह पे हमें किसका प्रयोग करना है, P का प्रयोग करना है। तो अब ये समीकरण बन जाएगा PF इजिकल टू CF, PF इजिकल टू CF, PF इजिकल टू CF। तो अब आप ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या हो गई कि जो PF है वो CF के इक्वल हो गया, अर्थात PC के बीचों बीच ये F है, PC के बीचों बीच F है, क्योंकि ये दोनों दूरियां क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई। तो ये जो F पॉइंट होगा वो PC का मध्य बिंदु होगा, F जो होगा PC का मध्य बिंदु होगा। आइए सिंपल सा मैथ लगाते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा मैथ। क्या अगर हम मान पूछें कि PC इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बता सकते हैं ऑफ कोर्स आसानी से। तो क्या हम लिख सकते हैं PC इक्वल, PC जो होगा अगर PF प्लस CF को जोड़ दे जाए तो दोनों के इक्वल आए कि नहीं, PF प्लस CF को अगर जोड़ दे जाए तो PC के इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं PF बराबर PF प्लस CF। अब यहाँ देखें आप, PF बराबर क्या लिखा गया है, CF। तो CF के जगह पे हम PF भी लिख सकते हैं और PF के जगह पे CF भी लिख सकते हैं, क्योंकि PF CF के क्या है, इक्वल है। तो लिख सकते हैं PC बराबर PF प्लस CF किसके इक्वल है, PF के इक्वल है। तो इसके जगह पर भी हम क्या लिख दें, PF, चूंकि PF बराबर क्या है, CF। अब देखिए तो PC बराबर क्या हो गया हमारा, 2PF। अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा लेते हैं, थोड़ी सी बात और है पॉइंट। PF ये जो पोल है इसका, और ये जो इसका फोकस है, फोकस से पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, स्मॉल f, फोकस दूरी। और PC यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या कहलाती है, आपको पता है, कैपिटल R यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो PC बराबर क्या है, कैपिटल R, और PF बराबर क्या है, स्मॉल f। तो क्या मान इसमें पुट कर सकते हैं, PC का मान क्या है, कैपिटल R, तो R इक्वल टू PF का मान क्या है, स्मॉल f, 2f, R इक्वल टू 2f। या इसी चीज को आप लिख सकते हैं, इस 2 को अगर इधर भेजें तो f इक्वल टू R/2। देखिए तो ये हमारा अवतल दर्पण के अंदर फोकल डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन निकला कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ये हमने रिलेशन को यहाँ पर निकाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिलेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।